नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके अंडर वर्क करने वाली जितनी भी ऑयल एंड गैस रिलेटेड पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो इंडिया में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए 100 PSA मेडिकल जनरेशन ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने पर काम स्टार्ट कर चुकी हैं। बेसिकली एज यू नो कि आज भारत में ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज चल रही है एंड इस समय हमारी गवर्नमेंट की सभी एजेंसीज एंड सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर इस पैंडेमिक को टैकल करने में लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे देश की सभी ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर कंपनीज अक्रॉस दी कंट्री 100 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को सेटअप करने पर काम स्टार्ट कर चुकी हैं। दोस्तों, इन सभी मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को इन ऑयल एंड गैस कंपनीज का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड है उसके अंतर्गत सेटअप किया जाएगा एंड ये सभी मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की जो न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवर की गई है उसके थ्रू DRDO के साथ मिलकर सेटअप किए जाएंगे एंड इस इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, गोवा, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली इन सभी स्टेट्स एंड यूटीज में मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में बन रहे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर, जहां पर इंडियन रेलवेज की तरफ से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर एक डेटा रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूली बिल्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा इसके एक बार ऑपरेशनलाइज हो जाने के बाद ये फ्रेट कॉरिडोर इंडियन रेलवेज की लॉजिस्टिक कॉस्ट को एकदम लो कर देगा, जिस कारण इंडियन रेलवेज का फ्रेट बिजनेस बहुत ही रैपिडली ग्रो होगा एंड अल्टरनेटिवली इंडिया में बिजनेसमैन रोड ट्रांसपोर्टेशन की बजाय रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफर करेंगे। बेसिकली एज यू नो कि आज इंडियन रेलवेज का रेलवे सिस्टम कितना ज्यादा ओवरक्राउडेड है, जहां डेली 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन एंड 8,000 से ज्यादा फ्रेट ट्रेन ऑपरेट होती हैं। एंड दोस्तों, इंडियन रेलवेज का रेलवे सिस्टम इतना ज्यादा ओवरक्राउडेड है कि मोस्टली कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं होगी जो दूसरी ट्रेन को लाइन दिए बिना अपनी जर्नी पूरी कर सके एंड इसी कारण हमारी जो फ्रेट ट्रेन हैं वो अक्सर लेट रहती हैं, जिस कारण वो सही समय पर अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि सेम रेलवे रूट होने के कारण पैसेंजर ट्रेन को फ्रेट ट्रेन के मुकाबले पहले प्रेफरेंस दी जाती है एंड इसी के चलते हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज्यादा है एंड आल्सो इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन का मार्केट शेयर रेल ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले काफी ज्यादा भी है एंड इसी को देखते हुए हमारी इंडियन रेलवेज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण कर रही है, जिसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी एक है एंड नाउ रेलवेज के डाटा के अकॉर्डिंग ये WDFC एक बार ऑपरेशनलाइज हो जाने के बाद इंडियन रेलवेज के फ्रेट मार्केट शेयर को 9% तक और इंक्रीज कर देगा एंड आल्सो रेलवेज की फ्रेट कॉस्ट को भी 16 से 20% तक डिक्रीज कर देगा एंड वही लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कॉम्पिटिटिव बना देगा एंड इस कारण अल्टरनेटिवली रेलवेज की कंसाइनमेंट्स भी टाइमली कंप्लीट हो पाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को लेकर एक प्रीलिमिनरी डाटा रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के मई मंथ के फर्स्ट वीक यानी कि 1 मई से 7 मई तक इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में 80% तक इंक्रीज हुए हैं। बेसिकली एज यू नो कि आज कोरोना पैंडेमिक इंडियन डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड पर किस तरह का असर डाल रहा है एंड क्योंकि इस समय मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स में लॉकडाउन के कारण बिजनेस बंद पड़े हैं, तो वैसे में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पल पल का फॉरेन ट्रेड एंड डाटा कलेक्ट कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोरोना पैंडेमिक का हमारी फॉरेन ट्रेड पर क्या असर पड़ रहा है एंड इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 1 से 7 मई तक के इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर डाटा रिलीज किया है, जिसके अकॉर्डिंग अभी तक इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉजिटिविटी में चल रहा है एंड पॉजिटिव ग्रोथ कर रहा है। बेसिकली अगर बात डेटा में आपको बताऊं तो इस फर्स्ट वीक में इंडियन एक्सपोर्ट्स $7.04 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पिछले साल 2020 में सेम पीरियड के दौरान ये एक्सपोर्ट्स $3.91 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए थे एंड आल्सो उससे प्रीवियस ईयर 2019 में ये एक्सपोर्ट्स $6.48 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए थे एंड इसी के बेसिस पर ये इंपोर्ट्स भी इस वीक में 80.7% तक इंक्रीज हुए हैं, जो $8.86 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि प्रीवियस पीरियड 2020 में सेम पीरियड के दौरान ये इंपोर्ट्स $4.91 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए थे एंड उससे प्रीवियस ईयर 2019 में ये इंपोर्ट्स $10.39 बिलियन के थे एंड दोस्तों इस फर्स्ट वीक के दौरान जेम्स एंड ज्वेलरीज, जूट, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑयल, मील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स इन कमोडिटीज में हेल्थी ग्रोथ देखने को मिला है एंड उम्मीद करते हैं कि यह हेल्थी ग्रोथ इस तरह होता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उड़ीसा स्टेट में अपकमिंग जाइंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को लेकर, जहां पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकर ArcelorMittal की तरफ से उड़ीसा स्टेट में उनके अपकमिंग जाइंट स्टील प्लांट के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली गई है। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने 1-2 वीक पहले आपको बताया था कि ArcelorMittal जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकर है उन्होंने अनाउंस किया था कि उड़ीसा स्टेट में उनका एक जाइंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेटअप करेंगे, जो उड़ीसा स्टेट के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाना है एंड इस ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट में ArcelorMittal की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी एंड फॉर दिस पर्पस उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो स्टील प्लांट से रिलेटेड सभी वर्क्स के लिए ArcelorMittal को हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड नाउ इसी एमओयू के अंतर्गत ArcelorMittal ग्रुप ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस स्टील प्लांट की फिजिबिलिटी को चेक कर लिया है, जो कि आप कह सकते हैं कि स्टील प्लांट को सेटअप करने का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया गया है, क्योंकि आज से 14-15 साल पहले भी इन्होंने उड़ीसा स्टेट में एक स्टील प्लांट सेटअप करने की अनाउंसमेंट की थी, जिस पर कुछ भी ग्राउंड वर्क्स नहीं हो पाए थे एंड अल्टरनेटिवली उनका वो प्लान स्क्रैप भी कर दिया गया था।
बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड इंडिया लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से, जहां पर यूके बेस्ड एंग्लो अमेरिकन मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क कंपनी डिलोइट लिमिटेड की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने मुकेश अंबानी लेड रिलायंस रिटेल को वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल का टैग दिया है। बेसिकली डिलोइट हर साल ग्लोबल पावर फॉर रिटेलिंग नाम की एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें वर्ल्ड की बड़ी बड़ी रिटेल वर्क रिलेटेड कंपनीज को उनकी ग्लोबल रिटेल पावर, मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट एंड इससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स के बेसिस पर रैंक किया जाता है। एंड नाउ इन्होंने ग्लोबल पावर फॉर रिटेलिंग लिस्ट 2021 को रिलीज किया है, जिसके अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी लेड रिलायंस रिटेल को वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर का टैग और पोजीशन दी गई है, जबकि इससे प्रीवियस ईयर में रिलायंस रिटेल वर्ल्ड नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर भी था। एंड वही ग्रोथ के अलावा जो पूरी एक्चुअल रिपोर्ट है, जिसको अलग अलग थिंग्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, उसमें रिलायंस रिटेल को वर्ल्ड की बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज की लिस्ट में 53rd रैंक दी गई है, जो प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में काफी अच्छी तरह से प्रूव हुई है, क्योंकि प्रीवियस पीरियड 2020 की लिस्ट में रिलायंस रिटेल की रैंकिंग 56 थी। वहीं इस रिपोर्ट में यूएस जायंट वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन को फर्स्ट रैंक एंड अमेज़न इनकॉर्पोरेशन को सेकंड रैंक दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच साइन हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी एग्रीमेंट को लेकर। बेसिकली अभी कल ही मैंने आपको बताया कि आफ्टर गैप ऑफ 8 ईयर्स इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टास्क एंड नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी गई हैं, ताकि इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज के बीच के ट्रेड रिलेशनशिप को और भी बेहतर किया जा सके। एंड एज यू नो कि भारत सरकार भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह वर्ल्ड के बड़े बड़े मार्केट्स में उनकी रीच को बढ़ाकर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है, जिस कारण भारत सरकार में यूरोपियन यूनियन के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया से लेकर यूरोपियन कंट्रीज तक ट्रेड एंड बिजनेस के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह ही होंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट के थ्रू कंट्रीज किसी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगी, जैसे चाइना ने श्रीलंका एंड पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को फंसा रखा है। एंड आल्सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन 2025 रोड मैप के साथ अलाइन करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें भारत सरकार की एक बड़ी अचीवमेंट देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट में बनने वाले सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सिल्वर लाइन और थिरुवनंतपुरम कासरगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन तीनों की तरफ से केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि केरेल को केरला के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल एजेंसीज से फंड्स मोबिलाइज एंड लोन लेने की अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली केरला गवर्नमेंट उनकी स्टेट में रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी बेहतर करने के लिए थिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करना चाहती है, जो कि अराउंड 532 किलोमीटर तक का सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। एंड दोस्तों इस प्रोजेक्ट में टोटल 66,080 करोड़ रुपए तक का खर्च किया जाएगा, जिस पर ट्रेन की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक की होगी। एंड इस प्रोजेक्ट को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड केरला गवर्नमेंट की केरेल कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर इंप्लीमेंट करेगी, जिसके अकॉर्डिंग केरेल को इस प्रोजेक्ट के लिए 33,700 करोड़ रुपए के फंड्स की जरूरत है। एंड नाउ इस लोन और फंड्स को लेने के लिए केरेल को अप्रूवल भी दे दी गई है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, KfW एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सभी केरल को लोन्स प्रोवाइड करने वाली हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी इली लिली एंड कंपनी की तरफ से, जहां पर उन्होंने इंडिया में कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए उनके द्वारा डेवलप की गई मेडिसिन और ड्रग बैरिसिटीनब की इंडिया में अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्शन के लिए 3 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। बेसिकली इस यूएस बेस्ड कंपनी का ये ड्रग स्पेसिफिकली आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। इसे टेस्ट करने के बाद ये पता लगाया गया कि ये ड्रग कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल है, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस ड्रग को उनकी कंट्री में कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल दे दी थी। एंड नाउ इंडिया में भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस रिलेटेड थिंग्स की रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने इस ड्रग को कोविड-19 पेशेंट के लिए इमरजेंसी यूज की अप्रूवल दे दी है। एंड नाउ इस अप्रूवल के अकॉर्डिंग इंडिया में लार्ज नंबर्स में इस बैरिसिटीनब ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए इन्होंने 3 इंडियन फार्मा कंपनीज सन फार्मा, सिप्ला एंड ल्यूपिन, इन सबके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। एंड दोस्तों इस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के थ्रू ये तीनों फार्मा कंपनीज रॉयल्टी फ्री एंड विदाउट एनी लाइसेंस इस ड्रग को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।